दोस्तों अक्सर कर ये देखा जाता है कि जिस किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो दोस्तों पुलिस उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है कि उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, न जाने उसने कितना बड़ा पाप कर दिया हो दोस्तों। और दोस्तों पुलिस गिरफ्तारी करने के की ऐसी जल्दी दिखाती है कि कई कई बार तो ऐसे व्यक्ति को बिना कारण बताए उठा लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों यही नहीं, अगर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद कई बार यह देखा जाता है कि जैसे मेडिकल करवाना हो, हॉस्पिटल में ले जाना हो, तो दोस्तों हॉस्पिटल तक में अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या बेड पे वो लेटा है तब भी उसके हाथों पैरों में हथकड़ी लगी हुई होती है दोस्तों। दोस्तों पुलिस की ये जाती कई बार ऐसी भी होती है कि पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसको ये तक नहीं बताती कि भैया किस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है दोस्तों। जबकि आर्टिकल 22 में यह वर्णन है कि पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा कि भैया आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी का कारण क्या है, क्यों आपके साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आमतौर पर क्या होता है, पुलिस ना गिरफ्तारी का कारण बताती है, आती है और गिरफ्तार करके ले जाती है दोस्तों एक ऐसा ही मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया दोस्तों। वो निर्णय क्या है और वो केस टाइटल क्या है, आज हम उसी केस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो दिशा निर्देश तय किए हैं उनका पालन आप कर सकें और उनको देख सकें, ताकि यदि आपके प्रियजन या कोई नियर एंड डियर के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो आप पुलिस को माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये गाइडलाइंस याद दिला सकें दोस्तों केस टाइटल क्या है, शुरू करते हैं दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का फैसला सुनाते हुए दोस्तों, जिस केस का टाइटल है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसकी सुनवाई जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई तो दोस्तों इस फैसले ने लगभग पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठा दिए दोस्तों। अब दोस्तों मामला क्या था आपको आगे बताते हैं दोस्तों केस का नाम था विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर, जिसका फैसला 7 फरवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया दोस्तों। बेंच थी जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। दोस्तों केस के तथ्य क्या थे दोस्तों, अब केस के तथ्यों पर थोड़ी सी नजर डालनी होगी। 25 मई को दोस्तों एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में तरह तरह की धाराएं लगाई गई थी दोस्तों, 409, 420, 467 और 468 आईपीसी और 471 और 120 बी। मतलब दोस्तों ये एफआईआर दर्ज हुई थी 25 मार्च को, क्योंकि जुलाई 2025 से पहले बीएनएसएस और बीएनएस नहीं था, सिर्फ आईपीसी और सीआरपीसी था दोस्तों, जिसको जुलाई में बदलकर बीएनएसएस और बीएनएस कर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए ये एफआईआर आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज की गई दोस्तों। और दोस्तों इस मामले में हुआ क्या, अरेस्ट कैसे हुई दोस्तों, अरेस्ट ऐसे हुई, विहान को 10 जून 2024 को उसके ऑफिस से उठा लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसको गिरफ्तारी का कारण तक नहीं बताया गया कि भैया आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है दोस्तों। पुलिस का कहना था कि गिरफ्तारी जो है वो शाम को 6 बजे हुई, जबकि एग्रीव्ड पर्सन यानी कि विहान कुमार का यह कहना था कि गिरफ्तारी सुबह 10:30 बजे हुई थी। अब दोस्तों आप ये देखिए गिरफ्तारी की टाइमलाइन में कितना बड़ा फर्क है, कहां सुबह 10:30 बजे और कहां शाम को 6 बजे। दोस्तों जब इस केस को कॉन्टेस्ट करते वक्त अदालत में जो दलीलें दी गई दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस द्वारा आरोपी को अरेस्ट करने के ग्राउंड्स नहीं बताए गए। उसको यह नहीं बताया गया कि भाई आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आपकी गिरफ्तारी का कारण क्या है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा, माननीय मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है दोस्तों, लेकिन आरोपी को माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में भी देरी की गई दोस्तों।
इससे हुआ क्या, इससे आर्टिकल 22/2 और सीआरपीसी की धारा 57 की लिमिटेशन का उल्लंघन किया गया दोस्तों। दोस्तों अदालत में दलीलें क्या दी गई? अदालत में दलीलें ये दी गई कि उनको अरेस्ट करते वक्त ग्राउंड्स नहीं बताए गए कि किन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हो रही है दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब आरोपी को गिरफ्तार करके ले जाया गया तो उसके बाद पीजीआई रोहतक में कुछ देर के लिए वो आरोपी भर्ती किया गया दोस्तों। जब हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उसको शायद कोई परेशानी होगी, हेल्थ इश्यूज रहे होंगे, तो उसके हाथ में हैंडकफ्स थे दोस्तों, और हैंडकफ्स के साथ चेन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हाथों में हथकड़ियां थी और हथकड़ी चेन के साथ बंधी हुई थी दोस्तों। अब दोस्तों अस्पताल ले जाने के पर भी पुलिस के द्वारा ये किया गया कृत्य अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय था दोस्तों। अब दोस्तों अब इस बात का पता कैसे चला? अब इस बात का पता पीजीआई रोहतक के जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं उन्होंने अपने एफिडेविट में दिया दोस्तों। उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि आरोपी को इस पोजीशन में पेश किया गया था, वो ही सारी बातें उन्होंने अपने एफिडेविट में माननीय कोर्ट को लिखकर दी दोस्तों। और दोस्तों हुआ क्या, आगे विभागीय जांच भी हुई। जांच के बाद वो दोषी पुलिसकर्मी निलंबित हुए दोस्तों, उनके खिलाफ आगे भी जांच चली। अब दोस्तों इसमें कानूनी मुद्दे क्या थे? दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कानूनी मुद्दे आर्टिकल 22/1। दोस्तों आर्टिकल 22/1 संविधान का ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो पुलिस को ये बताना जरूरी है आरोपी को कि भैया आपको हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, किस धाराओं के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं, आपके ऊपर क्या चार्जेस हैं। ये नहीं कि मुंह उठाया आए और गिरफ्तार करके लेके चले गए। क्योंकि दोस्तों पुलिस की कार्यप्रणाली जिस तरीके से इस केस में हुई वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सारे सवालों के ऊपर अपने सवाल खड़े कर दिए। अब दोस्तों उसके बाद आर्टिकल 22/2 और सीआरपीसी सेक्शन 57। अब दोस्तों इस केस में क्या किया गया? पुलिस कह रही है कि शाम को 6 बजे गिरफ्तार किया गया, लेकिन विहान कुमार का कहना है कि अरेस्ट सुबह 10:30 बजे ही हो गई थी। तो दोस्तों यदि सुबह 10:30 बजे से लेकर अगले दिन के 10:30 बजे तक का टाइम यदि हम नापते तो दोस्तों तब जाके 24 घंटे होते। लेकिन पुलिस ने क्या किया, मैजिस्ट्रेट के सामने देरी से पेश किया गया अकॉर्डिंग टू विहान कुमार। दोस्तों आर्टिकल 22/2 ये कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जब माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए तो गिरफ्तारी का रिकॉर्ड सही होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर होना चाहिए दोस्तों। लेकिन इस केस में पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अब दोस्तों सीआरपीसी सेक्शन 5। अब दोस्तों सीआरपीसी सेक्शन 50 ये कहता है कि यदि आरोपी गिरफ्तार हो रहा है तो उसको ये बताना जरूरी है कि किस अपराध के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 21। अब दोस्तों आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 ये बताता है कि व्यक्ति की जो गरिमा है या व्यक्ति की जो किसी तरीके की जो आजादी है उसके ऊपर पुलिस किसी भी प्रकार से कोई प्रहार नहीं कर सकती। अब जैसे मान लीजिए हुआ क्या, अब आरोपी को हॉस्पिटल में लेके गए, हाथ में हथकड़ियां थी और हथकड़ी जो थी वो चैन के साथ बांधी हुई थी दोस्तों। अब दोस्तों कम से कम इतना तो पुलिस को सोचना चाहिए था कि अपराधी को अगर आप अस्पताल में चेकिंग करने के लिए लेके आ रहे हैं, दिखाने के लिए लेके आ रहे हैं, उसका इलाज करने के लिए ला रहे हैं, तो कम से कम उसके हाथ में हथकड़ी ना होती और चैन ना बंधी होती दोस्तों। अब दोस्तों ये सारी चीजें इस फैसले में देखी गई और नोट की गई दोस्तों। अब दोस्तों फिर ये सब चीजें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब देखी तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद अपना फैसला सुनाया। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि विहान की गिरफ्तारी बिल्कुल
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने उनको ग्राउंड नहीं बताए थे कि आपको भैया किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस का यह दावा है कि अरेस्ट मेमो या केस डायरी में बताया गया पर्याप्त नहीं है, जबकि प्रतिवादी यह नहीं दिखा सकता कि व्यक्ति को खुद बताया गया हो। दोस्तों, माननीय कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस ने जो केस डायरी दिखाई है वो काफी नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि हम अगर बात करें तो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, उसको अपने समय का पता था कि उसको कब गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, तो दोस्तों कोर्ट ने पाया कि जो पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी थी वो सरासर गलत थी। दोस्तों, और दोस्तों कोर्ट ने क्या किया, तत्काल रिहाई के आदेश जारी कर दिए। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोर्ट ने इस अरेस्ट को बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया, गैर कानूनी पाया, तो माननीय कोर्ट ने इसमें रिहाई के आदेश दे दिए। दोस्तों, अब दोस्तों अस्पताल में बेड के साथ हाथ पैर बांध के बिठाना या लेटाना, ये पूरी तरीके से अमानवीय है और दोस्तों संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी पाया। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा, ये दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि भाई आगे से इस तरीके से अनह्यूमन प्रैक्टिसेस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड का पालन ना हो। कोई भी अपराधी है या आरोपी है उसके साथ पूरी तरीके से मानवीय व्यवहार किया जाए और संविधान के अकॉर्डिंग ही व्यवहार किया जाए। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो इस फैसले से हमें क्या सीखने को मिलता है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बताता है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है या किसी पे एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसके भी अधिकार हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के भी अधिकार हैं, उसको ग्राउंड बताए जाने चाहिए, उसके रिश्तेदारों को भी ये पता होना चाहिए कि फलाना फलाना व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है और किस पुलिस स्टेशन में है। दोस्तों, यही नहीं, उसके लिए वकील की व्यवस्था भी होनी चाहिए। दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि अधिकार किसी आम व्यक्ति के हैं तो अधिकार किसी अपराधी के या आरोपी के भी हैं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में संविधान में हमें दिए गए अधिकारों की रक्षा करने की ओर इंगित किया है। दोस्तों, अब दोस्तों इस फैसले को यदि हम गौर से देखें तो यह फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है। आप यूं समझ लीजिए कि यदि कोई नया वकील या कोई ऐसे एडवोकेट्स जो क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरीके के मामले लगभग उनके सामने आते ही रहते हैं, तो दोस्तों यदि ऐसे मामले उनके सामने जब आए तो दोस्तों ये फैसला उनके लिए एक बहुत ही सहायक फैसला बन सकता है। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों निचली अदालतें चाहे वो माननीय हाई कोर्ट्स हों या माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ही अनुसरण करती हैं। दोस्तों ये फैसला कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। दोस्तों, तो इस फैसले के जरिए आप पुलिस की कार्यप्रणाली में यदि कोई दोष है उस पर सवाल उठा सकते हैं। दोस्तों, और कोर्ट को ये बता सकते हैं कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये फैसला अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल है। ये फैसला आने वाले इस तरीके के कई सारे मामलों में सहायक बनेगा। दोस्तों आज का ये वीडियो माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले पर था जिस फैसले ने गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकार होते हैं इस बात की ओर हमें इंगित किया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।